Now we start the last topic of this chapter, that is nationalism and imperialism. मीन्स कि उस टाइम पर नेशनलिज्म के साथ साथ इम्पेरियलिज्म फीलिंग भी बढ़ रही थी. इम्पेरियलिज्म अब होता क्या है? ड्यूरिंग द एंड ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म स्टार्टेड कन्वर्टिंग इन इम्पेरियलिज्म. नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रीयता. और वहाँ पे क्या हुआ यूरोप में कि अलग अलग जब जगह जो थी जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनका सबका यूनिफिकेशन हो गया तो नेशनलिज्म तो हो गया, मतलब सबके मन में नेशनलिज्म की भावना आ गई. लेकिन उसके बाद इम्पेरियलिज्म का मीनिंग होता है कि जैसे अपने आसपास की टेरिटरीज़ को, अपने आसपास की जगहों को अंडर कंट्रोल कर लेना, उन पर अपना अधिकार कर लेना, तो ये कहलाता है इम्पेरियलिज्म. इसके बारे में हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे कि इम्पेरियलिज्म हुआ क्यों था या क्या ज़रूरत थी इम्पेरियलिज्म होने की. अब देखिए, द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग कंट्रीज पावर बाय यूज़ ऑफ मिलिट्री और अदर मीन्स इज़ कॉल्ड इम्पेरियलिज्म. इम्पेरियलिज्म क्या था कि अपनी कंट्री की पावर बढ़ाने के लिए कुछ अदर तरीके के जैसे मिलिट्री पावर का यूज़ किया गया या किसी दूसरे कंट्री पर को अंडर कंट्रोल कर लिया गया. ये कारण था इम्पेरियलिज्म के लिए करने का. इम्पेरियलिज्म का एक कारण ये भी था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से न्यू मार्केट की ज़रूरत थी या रॉ मटेरियल के लिए नई नई जगहों की ज़रूरत थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में इतनी तेज़ी से हुआ था कि उसके लिए रॉ मटेरियल की कमी आई जा रही थी. उस कमी को पूरा करने के लिए एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ से बहुत ही चीप रेट्स पे रॉ मटेरियल मिल सके. और उसके अलावा न्यू मार्केट्स की भी ज़रूरत थी, क्योंकि फैक्ट्रीज से जो बना हुआ फाइन गुड्स थे वो किस जगह बेचे जाए, इसके लिए अदर कंट्रीज़ को अंडर कंट्रोल किया गया. और दूसरी चीज़ अपनी पावर बढ़ाने की तो बात थी कि हाँ, अपनी पावर को मेंटेन किया जाए. नेक्स्ट इज़ नेशनलिस्ट टेंशन. अब देखिए इससे क्या हुआ, जब इम्पेरियलिज्म स्टार्ट हुआ तो क्या टेंशन स्टार्ट हुई? नेशनलिस्ट टेंशन स्टार्ट हुई. क्या थी? इन बाल्कन एरिया आफ्टर 1871. 1871 में बाल्कन जो एरिया था, एक एरिया था, उस जगह पर नेशनलिस्ट टेंशन स्टार्ट हुई. वो टेंशन क्या थी? द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे लाइक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेरिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और स्लोवेनिया, साइबेरिया और मॉन्टेनिग्रो. तो इस तरह से ये जो बाल्कन एरिया था वो जोग्राफिकल टाइप में तो वेरिएशन थी ही वहाँ पर एथनिक वेरिएशन यानी कि जो कम्युनिटी थी वो बहुत ही टाइप के लोग, अभी मैंने जितने भी तरह के बताए, कम्युनिटी इतने पार्ट्स में डिवाइड थी. जैसे डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती कि अलग अलग रिलीजन हैं, अलग अलग कल्चर हैं, उसी तरह से इस बाल्कन एरिया में भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ पाई जाती थी, जिसकी वजह से ये टेंशन स्टार्ट हुई थी. अब वो टेंशन क्या थी? अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ये जो बाल्कन एरिया था उसका बहुत बड़ा हिस्सा, इसका मैं आपको एक मैप अभी सेंड कर दूंगी, उसको देखिएगा कि कितना बड़ा एरिया जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर कंट्रोल था. तो चूँकि इतनी सारी कम्युनिटीज़ में डाइवर्सिटीज़ थी तो उनकी प्रॉब्लम भी इतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो पा रही थी. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई लेकिन नहीं हो पाया, जिसके चलते ही जो ये बाल्कन जो ऑटोमन एम्पायर था वो वीक होने लगा. क्यों वीक होने लगा? क्योंकि इन सारी ही कम्युनिटीज़ ने अपने आप को धीरे धीरे इंडिपेंडेंट या सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया था. One by one states broke away and started declaring their independence. धीरे धीरे हर एक करके स्टेट्स अलग होते गए और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस जो था वो डिक्लेयर किया. जैसे कि इंडिया में नहीं हुआ था जब मुस्लिम्स का शासन था. मुग़ल एम्पायर के बाद मुग़ल एम्पायर जो था वो बहुत इंडिया के काफ़ी हिस्से को कवर किए हुए था, लेकिन उसके बाद जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हुई उसके बाद वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गया, जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया. वही यहाँ पर हुआ था कि
जो बुल्गारिया बाल्कन एरिया था, उसका पूरा एरिया अलग अलग कम्युनिटीज़ होने की वजह से अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो गया, और वो जो छोटी छोटी जगह थी वो आपस में एक दूसरे से क्या रिज़ल्ट निकला कि ये जो बाल्कन एरिया था वहाँ पर एक दूसरे से जेलसी होने लगी। मतलब जैसे एक स्टेट है, दूसरा स्टेट है, वो दोनों एक दूसरे से जेलसी रखते हैं और चाहते हैं कि हम उस पर कंट्रोल कर लें, हम दूसरे पे कंट्रोल कर लें, उनकी टेरिटरीज़ को हासिल कर लें। ये जेलसी उन स्टेट्स में आ गई थी, और इसका आगे चल के एक और इंस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जो था वो स्टार्ट हुआ इस एरिया में। मतलब आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ टेरिटरीज़ में, कभी मिलिट्री पावर को लेकर, कभी जो उनका लाइन ऑफ कंट्रोल थी उसको लेकर, काफ़ी चीज़ें। तो मैटर वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड वेयर पावर्स लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी जम्प इनटू द सीन ड्यू टू द इम्पेरियलिज्म। तब जो था मैटर जो था वो और ज़्यादा ख़राब हो गया जब इन अदर कंट्रीज़ ने भी इस बाल्कन एरिया की जो कॉन्फ्लिक्ट थी उसमें जंप कर दिया। क्यों किया था? क्योंकि ये सब जो थी ये पावरफुल कंट्रीज़ थी, ये चाहती थी कि हम उसका फ़ायदा, उस स्थिति का बाल्कन एरिया में जो कम्युनिटी में जो आपस में स्थितियाँ हैं कि हर छोटा छोटा स्टेट होता जा रहा है, उसका हम फ़ायदा उठा सके। इसलिए इम्पेरियलिज्म को बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ जो थी, इन्होंने भी उस वॉर में या उस कन्फ्लिक्ट में जंप किया और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। और इसी वजह से आगे चल के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आगे चल के मैं आपको बताऊंगी सेकंड चैप्टर में कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या थी, उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल थे। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, ये बाल्कन एरिया के छोटे छोटे स्टेट्स प्लस ये जो यूरोप के पावरफुल स्टेट्स थे, ये सब मिलकर इन्होंने ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एक स्टार्टिंग करवाई थी। इसी के साथ एंटी एम्पीरियल मूवमेंट स्टार्टेड विथ फर्दर लेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ मैनी कंट्रीज़। मीन्स जो एंटी एम्पीरियल मूवमेंट था, मतलब जिन कंट्रीज़ को एम्पीरियल किया गया था, एम्पेरियलिज्म का जहाँ पे किया गया था, वहाँ पर एंटी इम्पीरियल मूवमेंट स्टार्ट हो गया। जैसे इंडिया में नहीं हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया और फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंस की वॉर स्टार्ट हुई, ऐसे ही जिन छोटी छोटी कंट्रीज़ को बड़ी कंट्रीज़ ने, पावरफुल कंट्रीज़ ने अपने अंडर कंट्रोल लिया था, उन्होंने अपने वहाँ एंटी इम्पीरियल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया इंडिपेंडेंस के लिए। तो इस तरह से इस चैप्टर की इस टॉपिक के साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इस चैप्टर में समझाने लायक कुछ खास नहीं रह गया। मैंने 6 पॉइंट्स बताए थे, 6 टॉपिक्स आपको बताए थे, वो 6 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर दिए। तो इस सारी ही टॉपिक्स को आप लेकर अगर पूरे चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको पूरी जो स्थिति है इस चैप्टर की कि इसमें क्या क्या कहाँ यूरोप का बताया गया है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ बताऊंगी और कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके।